Hello and welcome to another episode of India नमस्कार and और Global स्वागत है Left. If you इंडिया are एंड new ग्लोबल to लेफ्ट the के show, एक और please hit एपिसोड that में subscribe button. अगर आप इस शो पर Also, नए if हैं you तो become कृपया a सब्सक्राइब बटन YouTube दबाइए। member, a आप Patreon, चाहें तो then a यूट्यूब मेंबर small बन सकते amount हैं, given in पेट्रन बन the सकते हैं या फिर description डिस्क्रिप्शन box. बॉक्स में Without दिए गए further लिंक से ado, थोड़ा सा let me योगदान भी कर welcome सकते हैं। our guests अब बिना देर tonight, किए आज रात के हमारे Professor मेहमानों का Mohammad स्वागत करते हैं। Marandi and Ambassador प्रोफेसर मोहम्मद Charles मरांदी Freeman. और एम्बेसडर Professor चार्ल्स फ्रीमैन। Marandi is प्रोफेसर from मरांदी ईरान Iran से and हैं he और teaches तेहरान at यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। University of Tehran. एम्बेसडर चार्ल्स फ्रीमैन अमेरिका से Ambassador हैं। Charles वे एक सेवानिवृत्त Freeman राजनीतिक, is from लेखक और America राजनीतिक and विश्लेषक he's हैं। a दोनों retired मेहमानों का हार्दिक diplomat, स्वागत है, author and प्रोफेसर political मरांदी और commentator. एम्बेसडर फ्रीमैन। Welcome to both of you, Professor Marandi and Ambassador Freeman. आकर अच्छा लग रहा है। Ambassador Freeman, if we could start with राजदूत you. फ्रीमैन, We have अगर हम आपसे Professor शुरुआत Marandi करें, very, very recently. हाल ही में हमारे साथ प्रोफेसर मरांदी थे। Talks have इस वक्त begun स्विट्जरलैंड के in बर्गनस्टॉक में Bundestag in बातचीत शुरू हो चुकी है Switzerland और ये and उच्च स्तरीय कूटनीतिक high-level वार्ता है। diplomatic talks. आपके नजरिए से इसमें दांव पर क्या क्या लगा है? What are the things at stake in your view? Well, the main issue that drove the देखिए, इन बातचीतों को आगे बढ़ाने वाला असली मुद्दा यही था, या यूं कहें कि ये बातचीत नहीं बल्कि एक बैठक थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे अभी बातचीत कहा जा सकता है। ये भी साफ नहीं है कि बातचीत होगी भी या नहीं अगर लेबनान पर हमले उसी स्तर पर चलते रहे जैसे अब तक चल रहे हैं, और ये भी तय नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप कुछ करेंगे या नहीं, ताकि जिस तथाकथित युद्ध विराम या संघर्ष विराम की बात हो रही है उसे लागू कराया जा सके, खासकर इजराइल के साथ, जिसने आखिरकार ये युद्ध शुरू किया था। वही इजराइल जो लेबनान में घुसपैठ कर रहा है और हमेशा की तरह आत्मरक्षा का अधिकार जताते हुए वहां लोगों की हत्या कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। साफ है कि इजराइल इस युद्ध को जारी रखने के लिए दृढ़ है, लेकिन मेरी नज़र में ये पूरी तरह व्यर्थ कोशिश है, क्योंकि इस युद्ध से कुछ भी बेहतर हासिल नहीं होने वाला। any better than what has already come out of it. But I think what drove this meeting in Switzerland. मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड में हुई इस बैठक के पीछे असली वजह थी होर्मुज जलमरूमध्य का बंद होना, और मेरा मतलब है अब वो फिर से बंद है। ट्रंप प्रशासन और पूरी दुनिया को ये एहसास हुआ कि अगर वो रास्ता बंद ही रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, मंदी में चली जाएगी, शायद अवसाद जैसी स्थिति में भी। अमेरिका में तो हाल और भी गंभीर होते। गर्मियों में जब लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं, तब अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती तो उसका राजनीतिक असर रिपब्लिकन पार्टी के लिए मध्यावधि चुनावों में घातक साबित होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो घबराहट में कदम उठाए ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा घरेलू मोर्चे पर। और मैं कहूँगा ये उनके लिए एक बहुत दिलचस्प चुनौती है। वो, जैसा कि सब जानते हैं, आत्ममुग्धता से पीड़ित हैं, एक नर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से। A narcissistic personality disorder. He's up against Netanyahu, who also has the same. वो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, जिनमें भी वही विकार है। और सच कहें तो इजराइल एक समाज के तौर पर आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार के लक्षण दिखाता है, यानी सहानुभूति की कमी, अवास्तविक सोच, प्रशंसा की लालसा, आलोचना स्वीकार न करने की प्रवृत्ति और आत्ममंथन करने में असमर्थता। तो ये काफ़ी दिलचस्प है। अब देखिए, मैंने जिसे गलतफहमी का ज्ञापन कहा है, उस पर इजराइल की प्रतिक्रिया कैसी रही। इजराइल की प्रतिक्रिया हर किसी पर विश्वासघात के आरोप लगाने की रही, लिटकोव और कुशनर पर, जिनके बारे में उन्हें लगा था कि वे बातचीत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका पर, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी, जिन्हें वे मानसिक और राजनीतिक रूप से अपना बंदी समझते थे। Psychologically and politically, we see Miriam Adelson, who gave 250 million. हम देखते हैं कि मिरियम एडलसन, जिन्होंने ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए $250 मिलियन दिए थे, अब उन पर आरोप लगा रही हैं कि वो अब खरीदे हुए नहीं हैं, वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए था, और इसलिए वो गद्दारी के दोषी हैं, और इसमें आत्मचिंतन का कोई संकेत नहीं दिखता। हम इस हालत में क्यों हैं, और असल में हम किस हालत में हैं? क्या बल प्रयोग के लगातार इस्तेमाल की जगह फिलिस्तीनियों और अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीति का कोई विकल्प है?
इजराइल ने अपने अस्तित्व के 78 सालों में किसी के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। उसकी पूरी नीति सैन्य रही है और हम इसे लेबनान में भी देख रहे हैं। और ये जो व्यापक शांति, या शायद कहना चाहिए पश्चिम एशिया में संघर्ष को कम करने की कोशिश, ये तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक इजराइल कूटनीति के महत्व को नहीं समझता। Novradnej mate kina srekshik matros were stremal. Nobrowards prati sympathinian tet forts with Mary Visit G. Chilkinless. A relapse into human decency and respect for those it is currently oppressing. प्रोफेसर मरांडी, सबसे पहले आपका शुरुआती बयान और साथ ही आपकी राय में इस वक्त हालात कहां तक पहुंचे हैं। मैं पूरी तरह से चास की हर बात से सहमत हूं। मैं ये कहूंगा कि ईरान में इस एमओयू को लेकर एक तरह का विभाजन है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका ने हमेशा ईरान के साथ किए गए अपने समझौतों को लागू करने में नाकाम रहा है, चाहे वो परमाणु समझौता रहा हो, या कभी अफगानिस्तान पर हुई बातचीत, या किसी और समय इराक में, या फिर किसी और जगह। इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि ये एमओयू भी बस अमेरिकियों का एक तरीका है जिससे वे ईरान को धोखा देकर उससे रियायतें हासिल करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां निभाने से और ईरान को कोई रियायत देने से बचता रहेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि युद्ध और घेराबंदी के बाद अब ईरान की स्थिति इतनी मजबूत है कि बातचीत और इस एमओयू के जरिए वह अमेरिका को अपने वादों पर अमल करने के लिए मजबूर कर सकता है। अभी हालात बहुत बोटे हुए हैं। सार्वजनिक मंचों पर, मीडिया में, राष्ट्रीय टेलीविजन पर और सड़कों पर भी बहुत भावनात्मक बहसें चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर मेरा मानना है कि ये कहना ठीक होगा कि इस विभाजन के दोनों पक्ष मानते हैं कि ईरान ने ये युद्ध जीता है, और वो भी साफ तौर पर। उन्होंने घेराबंदी की लड़ाई जीती है और अब ऐसी स्थिति में है कि अमेरिका को समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये समझौता खुद और वो ढांचा जिसमें ईरान ये रियायतें हासिल कर रहा है सही नहीं है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अमेरिका की मौजूदा स्थिति, और मेरा मानना है कि पिछले कुछ महीनों से यही ईरान की रणनीति रही है, यह है कि होर्मुज़ की खाड़ी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। अमेरिकी नाकेबंदी के चलते ईरान इस खाड़ी को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका को आखिरकार अपने राष्ट्रीय हितों को इस्राएली शासन के हितों से ऊपर रखना पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी इस दुनिया के हिस्से में अतीत में अमेरिकियों ने हमेशा इजरायली शासन को प्राथमिकता दी है, और ऐसा करने से उन्हें खुद ही नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि इराक युद्ध, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया में गंदा युद्ध, यमन में नरसंहार जैसी जंग का समर्थन, सऊदी अरब और अमीरात को समर्थन, ये सब उसी सोच का हिस्सा रहे हैं। और निश्चित रूप से फिलिस्तीन और लेबनान भी। इन सब ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अमेरिका ने अपने ही हितों से ऊपर इजरायली शासन को रखा है। अब जो ईरानी कर रहे हैं वो ये है कि घेराबंदी जैसी स्थिति में अमेरिका पर दबाव डालें ताकि वो एक फैसला ले कि अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए उसे इजराइल के हितों से ज़्यादा अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और ईरानी अब देख रहे हैं कि क्या ये रणनीति काम करती है या नहीं। It may happen. I think looking at Timber, this, household. Judishman, Tendik des barik jever sjálfgefi de mudirth de tishman. Iran had Tu de mekvane kiuder igenis hana night or is sanuk dren kharaj America Irani or is pashnimishi morthurki from monk pramuk tak de king. Iran the dominant America go is kedat de twinti uska bhago yav. and it is destined. कई सालों से अमेरिका के भीतर लोग ये तर्क देते रहे हैं कि हमें इस क्षेत्र से हट जाना चाहिए, लेकिन जिन कारणों का जिक्र मोहम्मद मरांदी ने किया उनकी वजह से हमने ऐसा नहीं किया। अब एक असली मौका दिख रहा है। 8,000 मील दूर से भी ईरान के भीतर चल रही बहस को कुछ हद तक देखा जा सकता है, और यहाँ अमेरिका में भी एक समान बहस चल रही है।
जहां अमेरिकी राष्ट्रवादी ये कह रहे हैं कि पिछली इजराइल प्रथम गाप इस कम प्रीमियम नीतियां आनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इसी सदस्य हैं। J.D. Vance, the vice president, is a member of this faction. He is now president in Switzerland with वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में है, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और दामाद के साथ, उसी मेज पर जहां ईरान की मजलिस के स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री आराकची भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि वहां से क्या निकलता है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ टकराव पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो समझौता होता है या नहीं, ये शायद उतना मायने नहीं रखता जितना इस जंग के नतीजे रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करेगा, यानी ईरान ने कम से कम अमेरिका को तो रोकने की ताकत हासिल कर ली है, भले ही इजराइल को नहीं। आने वाले वक्त में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल की जनसंहारक कार्रवाइयों या उसके पड़ोसियों पर हमलों के लिए उतना समर्थन न करें डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। or its aggression against its neighbors, as Donald Trump has. Israel has once again demonstrated. और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इजराइल ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसे आत्ममुग्धता का रोग है। वो अपने हितों के अलावा किसी और की परवाह करने में असमर्थ है। और जो बातें अमेरिकी जनता इजराइल की इस अधिकार भावना के बारे में सुन रही है, जैसे कि तुमने हमें निराश किया, तुम पर हमारा कुछ बकाया है, तो साफ कह दूं, हमारा इजराइल पर कोई कर्ज नहीं है। मुझे लगता है आगे चलकर इसका नतीजा इजराइल के अलग थलग पड़ने के रूप में दिखेगा, सिर्फ वैश्विक स्तर पर नहीं, जहां उसने खुद को एक तरह से बहिष्कृत देश बना लिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक अच्छा तमिल शब्द है परिया, बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी उसका अलगाव बढ़ रहा है। अब हालात ये हैं कि वो उस बगीचे की पार्टी में बदबू फैलाने वाले जानवर जैसा हो गया है जिससे कोई जुड़ना नहीं चाहता। आज हमारे यहाँ ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो साफ कह रहे हैं कि वे AIPAC यानी अमेरिका की प्रमुख इजराइल लॉबी से पैसा नहीं लेंगे। इस्राइल ने अपने ही अस्तित्व को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, और ये सही है कि इसे एक अस्तित्व के संकट के पल के रूप में देखा जाए। लेकिन जहां गलती होती है वो ये मानने में है कि ये संकट ईरान से आ रहा है। असली संकट तो इस्राइल के अपने व्यवहार से पैदा हुआ है। मैं जब अमेरिकी मीडिया में लेख पढ़ता हूं और देखता हूं कि वे कहते हैं समस्या लेबनान है, तो सच कहूं मुझे बहुत खीज होती है। नहीं, समस्या लेबनान नहीं है, समस्या इस्राइल है, और वो जो लेबनान में कर रहा है, जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, और जो गाजा के लोगों के साथ कर चुका है। गाजा में मरने वालों की ताज़ा अनुमानित संख्या अब कई लाखों में बताई जा रही है। ये बात साफ है कि हमास और इस्राइल दोनों का ही हित इस बात में है कि असली हताहतों की संख्या को कम करके दिखाया जाए। इस्राइल नहीं चाहता कि उस पर जनसंहार के आरोप को सही ठहराया जाए। हमास ये नहीं चाहता कि उस पर गाजा के लोगों पर आई तबाही की जिम्मेदारी डाली जाए, लेकिन जो ताज़ा आंकड़ा मैंने देखा है वो है 6,80,000, और ये बात गाजा की जनसंख्या के आंकड़ों से भी साबित होती है। जहां तक मदद गाजा तक पहुंच पा रही है, ये साफ दिखता है कि वहां अब 2.3 मिलियन लोग नहीं बचे हैं। शायद अब वहां करीब 1.7 या 1.6 मिलियन लोग हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इस्राएली अमानवीयता ने सिर्फ गाजा को ही नहीं बल्कि खुद इस्राएल को भी नुकसान पहुंचाया है। अब जो होगा वो ये कि इस्राएल को ईरान का सामना अकेले करना पड़ेगा, और वो भी पूरी तरह अकेला नहीं होगा, क्योंकि खाड़ी के अरब देश जो बेहद व्यवहारिक है वो ईरान से सुलह कर लगे। ये उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन उनमें से जो ज्यादा सोच विचार करने वाले हैं उन्होंने समझ लिया कि ये जंग इजराइल ने शुरू की थी। उन्होंने अमेरिका को इसमें शामिल न होने की सख्त सलाह दी थी। ज्यादातर ने कोशिश की कि वे इससे दूर रहें। सऊदी अरब ने अपनी सामान्य दोहरी नीति के तहत कुछ समय तक दोनों तरफ रहने की कोशिश की,
लेकिन असल में उनकी आजीविका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब वे दोबारा उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जैसा कि प्रोफेसर मरांदी ने कहा, अमेरिका ने साफ दिखा दिया है कि वह खाड़ी के अपने सहयोगियों की तुलना में इजराइल की रक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, इसलिए अब वे सहयोगी उससे दूरी बना लेंगे। मेरा मानना है कि ईरान ने अब वो स्थिति हासिल कर ली है जो शांति का क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन फारस की खाड़ी को निष्प्रभावी करने की दिशा में वही है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। और इसी बीच दो बहुत अहम रणनीतिक घटनाएं सामने आ रही हैं। पहली बात, ईरान, चीन और रूस, इन तीनों ने मिलकर फारस की खाड़ी के लिए एक नई सुरक्षा व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। अब उसके सफल होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। दूसरी बात, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक गठबंधन उभर रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, सऊदी अरब के लिए परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जो पाकिस्तान से, और अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो सब ईरान से भी मिल सकती है। और दूसरा मकसद है एक ऐसा क्षेत्रीय औद्योगिक ढांचा तैयार करना जो इस इलाके को आयात किए गए हथियारों पर निर्भरता से मुक्त कर सके। ये गठबंधन जरूरी नहीं कि ईरान के खिलाफ ही बनाया जा रहा हो, हालांकि शुरुआत में ध्यान वहीं पर और साथ ही इजराइल पर भी रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस संभावना को नज़रअंदाज करना चाहिए कि ईरान, जिसने कूटनीति में काफ़ी कुशलता दिखाई है, इस गठबंधन के साथ कोई साझा मकसद बना सकता है। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि जब और अगर असली बातचीत शुरू होती है, यानी सिर्फ बातचीत पर चर्चा नहीं, जैसा कि अभी स्विट्जरलैंड में हो रहा है, तब मुझे लगता है कि ईरान के पास एक बड़ा दाम है, जानबूझकर कह रहा हूँ, और वो है 7 दिनों के भीतर परमाणु क्षमता हासिल करने की संभावना। दूसरे शब्दों में कहें तो उस संदर्भ में अमेरिका फिर से मांग करने वाली स्थिति में है और ईरान के पास उस हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की पूरी क्षमता है। मेरे पास ईरान युद्ध के नतीजों की एक लंबी सूची है, लेकिन उनमें से कोई भी सकारात्मक नहीं है, खासकर उन उद्देश्यों के लिहाज से जो अमेरिका ने शुरुआत में खुद के लिए तय किए थे, और वो भी काफी उलझे हुए तरीके से। किसी भी युद्ध में बिना स्पष्ट और हासिल किए जा सकने वाले उद्देश्यों के नहीं उतरना चाहिए। युद्ध के दौरान अपने लक्ष्य बदलते रहना भी गलत है। युद्ध खत्म करने की रणनीति तैयार करने में नाकाम रहना और भी बड़ी गलती है। और सबसे गंभीर बात, कभी भी ऐसे अत्याचार नहीं करने चाहिए जैसे कि स्कूली लड़कियों की हत्या, क्योंकि इससे युद्ध के बाद की स्थिति और ज़्यादा कड़वी हो जाती है और उसका नुकसान खुद को ही होता है। अमेरिका इन सभी पारंपरिक समझदारी के मानकों पर खरा नहीं उतरा है जो किसी भी समझदार राजनीति के लिए जरूरी माने जाते हैं। हाँ, मैं प्रोफेसर मरांदी से एम्बेसडर फ्रीमैन की इवॉल्विंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स पर की गई टिप्पणी के बारे में और सुनना चाहूँगा। उन्होंने 2 ढांचे बताए, एक रूस, चीन और ईरान का साथ आना और दूसरा क्वाड। लेकिन ये वो क्वाड नहीं है जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, बल्कि इसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शामिल हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए एम्बेसडर फ्रीमैन की उस टिप्पणी पर रुकना चाहूँगा जो अमेरिका और इजराइल के बीच के मतभेदों को लेकर थी, क्योंकि ईरान की अमेरिका पर रणनीतिक जीत के कई अहम पहलुओं में से एक ये भी है कि अब हम अमेरिका और इजराइल के बीच उभरते हुए मतभेद साफ देख रहे हैं। कई सालों से अमेरिका के भीतर इजराइल को लेकर जो सर्वसम्मति मानी जाती थी, जिस पर बहुत सी किताबें और लेख लिखे गए हैं, वही अब दरकती हुई नजर आ रही है और यही इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती रही है। मैंने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वही वो ऐतिहासिक पल था जिसने अमेरिका के भीतर इजराइल को लेकर जनमत और धारणा को पूरी तरह बदल दिया। और अब ईरान की प्रतिक्रिया और उसकी रणनीतिक जीत ने इस बदलाव को और गहरा कर दिया है। तो प्रोफेसर मरांदी,
अगर आप जरा इस लंबे समय में हुए इस बदलाव के महत्व को समझा सकें, यानी अमेरिकी जनमत में इजराइल के प्रति जो परिवर्तन आया है उसका क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है, तो बेहतर समझ मिल सकेगी। I think the change मेरा मानना है कि बदलाव अमेरिका में 7 अक्टूबर से पहले ही धीरे धीरे शुरू हो चुका था। भले ही वो कोई बड़ा या नाटकीय बदलाव नहीं था, लेकिन इस्राएली शासन को लेकर लोगों की धारणा में धीरे धीरे फर्क आ रहा था और वो बहुत सकारात्मक नहीं था। जनता में अभी फिलिस्तीनियों की तुलना में इस्राएल के लिए भारी समर्थन था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा था जैसा 1 या 2 दशक पहले था। 7 अक्टूबर के बाद शुरू में बड़े पैमाने पर चलाए गए प्रचार अभियान और बलात्कार व बच्चों के सिर काटने जैसी कहानियों के जरिए बनाए गए मिथकों की वजह से मीडिया ने इस्राएली शासन के खिलाफ किसी भी गुस्से या असंतोष को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया था। any anger or and discontent towards the Israeli regime, but after a few weeks when genocide लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उनके बयानों से नरसंहार की मंशा साफ दिखने लगी और गाजा पर हमला इतना ज्यादा और दुनिया के सामने इतना स्पष्ट हो गया, तो लोगों की धारणा बदलने लगी। हमने विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन देखे और फिर उन प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई भी हुई। मुझे लगता है वहीं से हालात बिगड़ने शुरू हुए और फिर एक मोड़ तब आया जिसने वाकई उस शासन के लिए स्थिति बहुत खराब कर दी, जब मीडिया में भूखे बच्चों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। मेरे हिसाब से वही असली टर्निंग पॉइंट था। और जैसा कि आप याद करेंगे, उसके बाद दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए, लाखों की संख्या में, उन देशों में भी जहां पहले कभी किसी मुद्दे पर इतने बड़े विरोध नहीं हुए थे। mass protests had never existed at that scale on any issue. So that's what encouraged Trump, I believe. और यही बात थी जिसने ट्रंप को मेरी समझ में युद्ध विराम के लिए दबाव डालने के लिए प्रेरित किया। ये ट्रंप के लिए एक तरह से बहुत सफल युद्ध विराम साबित हुआ, लेकिन असली वजह ये नहीं थी कि कोई सच्चा युद्ध विराम हुआ था, क्योंकि युद्ध विराम के बाद से गाजा में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या हो चुकी है और औसतन हर दिन 1 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। तो इसे असली युद्ध विराम कहना मुश्किल है। इजरायली अब भी बच्चों पर गोली चला रहे हैं, टेंटों पर बम गिरा रहे हैं और परिवारों को जिंदा जला रहे हैं। ये सब अब भी जारी है, लेकिन इसने दुनिया भर में जो विरोध प्रदर्शनों की लहर उठी थी, उस रफ्तार को तोड़ने में कामयाबी जरूर पाई। तो ट्रंप ने जो किया वो था उस आंदोलन की गति को रोक देना। Stopping that momentum, and of course it was done with the help of, unfortunately, with the help of regional और जाहिर है ये सब हुआ दुर्भाग्य से क्षेत्रीय शासन और सरकारों की मदद से। एर्दोआन, अलियेव, अब्दुल्ला, जॉर्डन, सिसी और फारस की खाड़ी के अरब देशों के नेता, पाकिस्तान और दुनिया भर के कई नेता, ये सब मिस्र में इकट्ठा हुए ताकि इस युद्ध विराम का समर्थन कर सकें और ट्रंप के अपराधों को ढक सकें। और इसका असर ईरान से चल रही बातचीत पर भी काफी गहरा पड़ रहा है, जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन किसी भी हालत में अमेरिका का माहौल अब पूरी तरह बदल गया है। अब हम देख रहे हैं कि कई बड़े सार्वजनिक व्यक्ति इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा आलोचनात्मक हो गए हैं। मुझे लगता है कुछ महीने पहले लोग टकर कार्लसन के बदलते रुख के बारे में बात कर रहे थे। आज वो पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो गए हैं। तो जो गुस्सा और विरोध है वो बढ़ रहा है, खासकर उस नरसंहार और इजरायली शासन के जनसंहारक युद्धों के खिलाफ। ट्रंप की आलोचना भी बढ़ रही है, यहाँ तक कि दक्षिणपंथी हलकों में भी। और मैगा की आलोचना भी अब दाएं पक्ष में बढ़ती जा रही है। तो मैं राजदूत फ्रीमैन की बात से सहमत हूं जो उन्होंने भविष्य के बारे में कही। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई राष्ट्रपति होगा, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, क्योंकि फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आता। और मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाला राष्ट्रपति फिर कभी इजरायली शासन के लिए युद्ध में जाने को तैयार होगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में AIPAC का जो असर आज कांग्रेस, सीनेट और दूसरे संस्थानों पर है, या AIPAC जैसी समान संस्थाओं का जो प्रभाव है,
वो भविष्य में वैसा ही बना रहेगा। और जब वो ताकत घटने लगेगी तो मुझे लगता है एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह ढह जाएगी, क्योंकि जब ये दिखने लगेगा कि जो कभी सर्वशक्तिशाली इजरायली लॉबी मानी जाती थी वो अब उतनी ताकतवर नहीं रही, तब मुझे लगता है कि पूरा मुखौटा गिर जाएगा और फिर ये कुछ वैसा ही लगेगा जैसे विजार्ड ऑफ ओज की कहानी में होता है, जहां एक समय जो ताकत अजेय लगती थी वो अचानक साधारण सी दिखने लगती है और लोग हैरान होंगे कि कभी अमेरिका में उसका इतना बड़ा प्रभाव था। ईरान में मुझे लगता है ये बात अब साफ दिखने लगी है, ये अब खुलकर सामने आ रही है। That is becoming apparent. It's becoming clear, and that is what मुझे लगता है यही चीज युद्ध के आखिरी दौर में सामने आने लगी थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की 10 बिंदुओं वाली योजना को स्वीकार किया तो मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने इसे इतनी जल्दी मान लिया। हालांकि बातचीत की मेज पर ट्रंप ने कहा था कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, और उनके प्रतिनिधि ने भी कहा था कि हम अपनी बातचीत इस 10 बिंदुओं वाली योजना के आधार पर नहीं करेंगे। लेकिन यह तथ्य है कि सिर्फ 39 दिनों की लड़ाई के बाद इसे बातचीत के ढांचे के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये दिखाता है कि अमेरिका वाकई बदल रहा था। उन 39 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका की गणनाओं को पूरी तरह बदल दिया और उसे जायनी लॉबी और इस्राएली शासन के हितों से टकराव की राह पर ला दिया। और मुझे लगता है ये समझौता भी उसी बदलाव का संकेत है, भले ही ईरान के भीतर इस समझौते को लेकर आलोचनाएं मौजूद हैं। is also an indication of that, even though there are criticisms in Iran of the agreement, and those criticisms are valid in some ways. कुछ मायनों में वो आलोचनाएं सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ईरान में एकजुटता है। इस वक्त हमें इसी रास्ते पर टिके रहना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि इसका पालन हो। लेकिन जब इस MOU को लेकर गतिरोध हुआ और नेतन्याहू ने बेवकूफ़ी में बेरूत पर बमबारी कर दी ताकि किसी समझौते या डील की उम्मीद ही खत्म हो जाए, तो उसके बाद ईरानियों ने कहा कि वे शासन पर हमला करेंगे। उसी वक्त ट्रंप और उनकी टीम ईरानियों के पास गए और उन्हें वो रियायतें दे दी जो वे इस समझौते के लिए चाहते थे, जिनमें लेबनान के कब्जे और लेबनान की जंग से जुड़ी रियायतें भी शामिल थीं। मुझे लगता है यह भी ईरान के लिए एक दूसरा संकेत था कि अमेरिका में चीज़ें बदल रही हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जायनिस्ट लॉबी का पलड़ा अब भारी नहीं है, या यह कि जायनिस्ट लॉबी अब कोई बहुत ताक नहीं रही। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में कुछ बदलाव हुआ है। अब इस्राएली लॉबी या कहें जायनिस्ट लॉबी पहले जैसी ताकत से नियंत्रण नहीं रख पा रही है, और मुझे लगता है ये बात उसी से जुड़ी है जो मैं पहले कह रहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी और देश के भीतर और बाहर सरकार जिन गंभीर हालातों का सामना कर रही है, खासकर अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति को लेकर, उसने अमेरिका को कम से कम कुछ हद तक अपने हितों को इस्राएली शासन के हितों से ऊपर रखने पर मजबूर किया है। अब सवाल यह है कि क्या वो इस दिशा में और कदम उठाएगा। कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त जो बातचीत चल रही है उनके नतीजे हमें इस बारे में ज्यादा साफ तस्वीर देंगे। I agree with that. If I may, Joe Dishman, मैं इससे सहमत हूँ। first, I think Donald Trump. अगर मैं कह सकूं, जोड़ी कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि प्रोफेसर मरांदी ने कहा, ये समझते हैं कि उन्हें इस गड़बड़ी से बाहर निकलना होगा, और यही वजह है कि उन्होंने युद्ध विराम को औपचारिक रूप से स्वीकार करने की पेशकश की थी। लेकिन जब असली बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई तो अमेरिका पीछे हट गया, जैसा अक्सर होता है। उसने उन वादों पर कायम नहीं रहा जो उसने किए हुए लग रहे थे। लेकिन असली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, इजराइल ने जिस तरह की निर्दयता और अहंकार का प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल अकल्पनीय है। मेरा मतलब है, कोई भी इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं कर सकता जो इजराइल ने किया है। इतामार बेन गवीर जैसे प्रवक्ता जब बोलते हैं तो उनकी बातें नाजियों से भी बदतर लगती हैं, और ये बात लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
लेकिन असली मुद्दा ये है कि हम सब अब अमेरिका में हैं और यहाँ हालात कुछ हद तक तानाशाही जैसे हो गए हैं। कोई असली नीति प्रक्रिया नहीं बची है। स्थायी नौकरशाही को लगभग निष्क्रिय कर दिया गया है और अब सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ करीबी लोगों पर निर्भर है। और ट्रंप बहुत चालाक हैं, लेकिन साथ ही बेहद भद्दे भी। देखिए, उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी जैसी सख्त महिला को भी अपना विरोधी बना लिया। उन्होंने ये दावा किया कि वो उनकी प्रशंसक हैं, जिन्होंने उनसे फोटो की मांग की, और उन्होंने दया दिखाते हुए उसके साथ फोटो खिंचवा ली। ये सब कहने पर मेलोनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। has been met by her with an appropriate response. And I think this comes to a point. Weising spew feigs, Moni had vessel, Iran meet with words no more bevelf the third, any had befessigist. ये अभी इतना अधूरा है कि इसे किसी समझौते या किसी औपचारिक नाम से बुलाना भी मुश्किल है, लेकिन दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस स्थिति को खत्म किया जाए, और इसमें सबसे बड़ी रुकावट इजराइल है। लेकिन दोनों तरफ के आलोचकों के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है कि वे अलग क्या करेंगे। असल में वे बस उसी पुराने रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, और अगर हम वही करते रहे तो नतीजा भी वही रहेगा। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? हमें किसी तरह का आपसी अलगाव या दूरी बनाने का तरीका निकालना होगा, और यही इस पूरी प्रक्रिया को समझाने का सबसे सही तरीका है। And that is, I think, how to describe this. The issue of that शुरुआत में ईरान ने जो मुद्दा उठाया था, और मुझे याद है कि प्रोफेसर मरांदी ने कई इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया था, वो ये था कि अगर कोई युद्ध क्षेत्रीय स्वरूप का हो तो उसे द्विपक्षीय नहीं कहा जा सकता, और ये बात सही थी। ईरान ने वो हासिल कर लिया है। अब लेबनान को मान्यता मिली है, यानी लेबनान में इजराइल की कार्रवाइयों को उस मुख्य बाधा के रूप में देखा जा रहा है जो पूरे क्षेत्र में स्वीकार्य शांति के स्तर पर लौटने में रुकावट बन रही है। और यही वो कुंजी है जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना संभव होगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। और ये बात अब बिल्कुल साफ है कि इजराइल वफादारी की उम्मीद करता है। मुझे लगता है आपको फिर से भ्रष्टाचार पर लौटना चाहिए। ये चुनाव भ्रष्टाचार के बारे में है। वो बात तो 2-3 मिनट पहले की ही है। हाँ, मैं बिल्कुल इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, असली मुद्दा यह है कि इजरायलियों को अमेरिका से पूरी वफादारी की उम्मीद रहती है, लेकिन बदले में कोई पारस्परिकता नहीं होती। यानी इजराइल की तरफ से अमेरिका के हितों के प्रति कोई वफादारी नहीं, उन हितों की कोई परवाह नहीं, और नहीं डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक हितों की। और ये बात जाहिर है बेंजामिन नेतन्याहू के आत्ममुग्ध स्वभाव को भी दिखाती है। लेकिन साथ ही ये उस अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप का नतीजा भी है जिसमें ट्रंप पर जायोनिज्म से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ईरान के साथ किसी समझौते की कोशिश की। An accommodation with Iran. Of course, Israel never reaches an accommodation with anyone. And बिल्कुल, इजराइल कभी किसी के साथ सच्चा समझौता नहीं करता, और ये युद्ध विराम वैसे ही होते हैं जिन्हें मैं इजरायली अंदाज के युद्ध विराम कहता हूँ। मतलब ये कि इजराइल तो गोलीबारी बंद नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा करने की उम्मीद की जाती है। मुझे लगता है कि आने वाले मिड टर्म चुनावों में असली मुद्दा भ्रष्टाचार होगा। अमेरिकी राजनीति में खास हित समूहों का भ्रष्ट प्रभाव, खास तौर पर अमेरिका में जायनिस्ट लॉबी का। राष्ट्रपति पद पर भी बड़े बड़े जायनिस्ट धनकुबेरों के दान का असर दिखता है, जो मानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति की निष्ठा खरीद ली है, जैसे मिरियम एडलसन ने दिखाया, जो कि इजराइल की नागरिक हैं, कि वो अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ले जा सकती हैं और राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल में कई और फैसले करवा सकती हैं, जैसे गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता की मान्यता वगैरह। मुद्दा है भ्रष्टाचार, अमेरिकी राजनीति का भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति पद का भ्रष्टाचार, नौकरशाही का भ्रष्टाचार, और इस शासन के तहत अमेरिकी सरकार की अक्षमता और अयोग्यता। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, सिर्फ ईरान के युद्ध की बात नहीं है, और भी बहुत कुछ।
मुझे लगता है कि ये सब मिलकर उस अमेरिकी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है जिसके बारे में परांदी ने बात की थी जब उन्होंने टकर कार्लसन, मर्जरी टेलर ग्रीन, कैंडेस ओवेंस और दूसरों के विचारों के बदलने का जिक्र किया था। ये सब मिलकर अमेरिकी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, एक ऐसी व्यवस्था जिस पर अब खुद अमेरिकी भी सच में भरोसा नहीं करते। हमने देखा है कि बिल ऑफ राइट्स को निलंबित किया गया, फिलिस्तीनी अन्याय के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रदर्शन हुए। हमने देखा कि आईसीई यानी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी प्रवासी समुदायों में बेलगाम घूमी और इस प्रक्रिया में अमेरिकी नागरिकों की जानें गईं। हमने तरह तरह की चीज़ें देखी हैं। ये सब बातें अब एक साथ जुड़ रही हैं और एक तरह से आने वाले मिड टर्म चुनावों में हम वही गुस्सा दोबारा देखेंगे जिसने डोनाल्ड ट्रंप को चुना था। यानी अमेरिकियों में ये भावना कि राजनीतिक अभिजात वर्ग किसी और के प्रति जवाबदेह है, उनकी बात नहीं सुनता, कि ये वर्ग भ्रष्ट हो चुका है और अब इन्हें बाहर करना ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि ईरान युद्ध के बहुत से असर हैं जो उस क्षेत्र से कहीं आगे तक जाते हैं जहां ये हुआ था। हाँ, लेकिन उससे पहले कि मैं क्षेत्रीय पहलू पर आऊं, जो कि दरअसल आखिरी बात है जो मेरे दिमाग में है जब तक आप लोग कुछ और नहीं उठाते, मैं प्रोफेसर मरांदी से जल्दी से ईरान के अंदर के मतभेदों पर थोड़ा पूछना चाहता था। आपने शुरुआत में इसका जिक्र किया था और हमने इसका थोड़ा हिस्सा देखा भी, ईरान के सर्वोच्च नेता के दफ्तर से आए एक बयान में, जिसमें कहा गया था कि बातचीत को लेकर व्यक्तिगत, सिद्धांतगत और अन्य असहमतियां हैं। इसका कुछ हिस्सा हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है, लेकिन वली नसर, जिनकी किताब ग्रैंड स्ट्रेटेजी पर प्रोफेसर मरासत और मैमरे के बाद चर्चा की थी, उन्होंने हाल ही में डेमोक्रेसी नाउ पर कहा कि 130 से ज्यादा ईरानी नेताओं की हत्या के बाद जो नई नेतृत्व टीम उन पदों पर आई है, उसका अमेरिका के साथ रिश्ते या रवैये को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है। ये लोग क्रांति के बाद पैदा हुए हैं और उन्होंने बार बार अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ धोखा होते देखा है। अब वे बातचीत नहीं करना चाहते। क्या इन मतभेदों को देखने का यही सही तरीका है, या आपको लगता है कि अमेरिका के साथ रिश्तों और रवैये को लेकर ये मतभेद ही नमी हम जासन खेलता है? In Iran when it comes to its relationship or its approach to the United States? I don't know how many of Iran's senior मुझे नहीं पता कि ईरान के कितने वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग सभी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य पहले से ही वरिष्ठ पदों पर थे। ज्यादातर वे नई पीढ़ी से नहीं हैं और उनमें से कई शुरू होने से पहले भी परिषद में थे और दूसरे पदों पर भी। उदाहरण के लिए कैबिनेट में शायद सिर्फ एक मंत्री मारे गए, या फिर सशस्त्र बलों में हमने देखा कि कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी और जनरल मारे गए या शहीद हुए, लेकिन किसी भी तरह से सभी नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व में कोई बड़ा या बुनियादी बदलाव आया है। हाँ, नेता खुद अब पहले से युवा हैं। लेकिन वो जो अपने पिता आयतुल्लाह सैयद मुजब्बा खामेनेई के दफ्तर में काम करते थे, अपने पिता से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। उनकी सोच और नजरिया भी उनके पिता से गहराई से प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि पश्चिम के प्रति संदेह या शक में आमतौर पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बात सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं है। ये तो मैं अपने ज्यादा उदार विचारों वाले सहकर्मियों और छात्रों में भी महसूस करता हूँ, जो मेरे साथ कैंपस में हैं, जिनसे मैं क्लास में या बाहर बातचीत करता हूँ। अमेरिका के प्रति संदेह बढ़ा है और इस्लामी गणराज्य के प्रति समर्थन, जो पहले से ही काफी मजबूत था, अब और गहराई से समाज में जड़ें जमा चुका है। लेकिन बहस इस बात पर नहीं है कि हमें बातचीत करनी चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए और वे समाज का एक बड़ा हिस्सा है।
लेकिन मेरा मानना है कि राजनीतिक नेतृत्व के बीच सवाल ये नहीं है कि बातचीत हो या न हो, बल्कि ये है कि समझौता किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि आखिरकार बहुत से लोगों का मानना है कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा, और ये बात सही भी है। मेरा मतलब है, ये समझौते का शायद तीसरा दिन ही है, और अब तक ईरानी संपत्तियां ट्रांसफर नहीं हुई हैं। ईरानी ऊर्जा निर्यात पर लगे प्रतिबंध अभी तक नहीं हटाए गए हैं, और जाहिर है इजरायली शासन कुछ घंटे पहले तक नरसंहार जारी रखे हुए था जब ईरानियों ने फिर से होर्मुज जलमरूमध्य को बंद कर दिया। उसके बाद जब जलमरूमध्य बंद हुआ तो इजरायल ने हत्या रोक दी। अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में होर्मुज जलमरूमध्य की स्थिति में कोई बदलाव होता है या नहीं, और आगे क्या होता है। लेकिन असली बात यह है कि इस बात को लेकर संदेह बना हुआ है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका अपने समझौते के हिस्से को पूरा करेगा या नहीं। और साथ ही मेरा ख्याल है कि उस नेता की एमओयू के पहले और दूसरे चरण को लेकर कुछ अलग राय थी। वो चाहते थे कि दोनों के बीच ज्यादा स्पष्ट अंतर रखा जाए, लेकिन चूंकि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ज्यादातर सदस्यों ने मौजूदा मसौदे या इस दिशा में आगे बढ़ने के पक्ष में वोट दिया, तो उन्होंने कहा कि वो इसे मान लेंगे। तो अब इस पर ज्यादा बहस नहीं हो रही है, और वैसे मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन लैरी जॉनसन ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि ये दिखाता है कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था कितनी गतिशील है। मेरे लिए तो ये बस एक सामान्य सी बात थी, कुछ खास नहीं, लेकिन वो सही कह रहे थे। जब आप इसे पश्चिमी नजरिए से देखते हैं तो ये बात उस आम पश्चिमी धारणा के बिल्कुल खिलाफ जाती है जो ईरान के बारे में प्रचलित है कि वहाँ का नेता अलग अलग विचार सुनता है, किसी मुद्दे पर बहुमत उससे असहमत होता है, और फिर वो इस अहम मुद्दे पर बहुमत की राय के साथ जाने का फैसला करता है। ये सर्वसम्मति नहीं होती, लेकिन बहुमत का फैसला होता है। लेकिन किसी भी हालत में मेरा मानना है कि ईरान के भीतर जो ये मतभेद हैं, वो बातचीत की मेज पर बैठे ईरानी दल को और सख्त रुख अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि देश के अंदर उनकी हर बात पहले से ज्यादा बारीकी से देखी जाएगी, और जो लोग मौजूदा हालात की आलोचना कर रहे हैं उनकी आवाजें अब काफी तेज हैं। पिछले कुछ दिनों से वो काफी ज्यादा मुखर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज डॉक्टर गालिबोव बातचीत की मेज पर ज्यादा सख्त रुख अपनाएंगे। उनका रुख पहले से कड़ा होगा, और मेरा मानना है कि कल उन्होंने होर्मुज जलमरूमध्य को बंद किया, उसका इससे कुछ लेना देना हो सकता है। हालांकि मुझे इस पर थोड़ा संदेह है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह इजरायली शासन लेबनान में काम कर रहा था, उस हालात में ईरानियों का होर्मुज जलमरूमध्य बंद करना लगभग तय था। लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका समझदारी से काम ले, अपने हितों को आज की बातचीत में इजरायली शासन से ऊपर रखे और इजरायल को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर करे, तो मुझे लगता है कि होर्मुज जलमरूमध्य जल्द ही फिर से खोल दिया जाएगा। मुझे लगता है यहाँ विडंबना ये है कि जो युद्ध आंशिक रूप से ईरान में शासन परिवर्तन के मकसद से शुरू हुआ था, वही अब इजरायल में शासन परिवर्तन लाने जा रहा है, और बहुत संभव है कि इसका असर अमेरिका पर भी पड़े। तो ये एक तरह का बूमरैंग है, एक अप्रत्याशित नतीजा। मेरा मानना है कि मिस्टर अदीब पर काफी दबाव है कि वो सख्त रुख अपनाएं, और यही बात जेडी वैंस पर भी लागू होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्को रूबियो ने बहुत चालाकी से जेडी वैंस को इस कोशिश में बलि का बकरा बनने दिया, उस कोशिश में जो युद्ध को खत्म करने के लिए की जा रही थी और जिसका विरोध युद्ध समर्थक कर रहे थे, और जो आलोचना पहले ईरान में होती थी वो शायद अब भी है, लेकिन कुछ कमजोर पड़ गई है। मसलन कुछ समय पहले ईरान में लोग पूछ रहे थे, हिजबुल्लाह हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आता? come to our aid. We did all sorts of things for them,
And why are they देखिए, हमने उनके लिए तरह तरह की चीजें की, तो फिर वो चुपचाप बैठे कुछ क्यों नहीं कर रहे? organization? मेरा मतलब है, हिजबुल्लाह दरअसल एक बहुत सोच समझकर काम करने वाला संगठन है। वो बिना नतीजों पर गौर किए कुछ नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर उसका रवैया कुछ वैसा ही रहा जैसा अमेरिका के सहयोगियों का रहा, मतलब बस हाथ मलते रहना और बयानबाजी करना। हिजबुल्लाह और सराया नहीं, हिजबुल्लाह। मेरा मतलब है सराया ने तो वाकई कदम उठाया, जबकि वो ईरान पर हिजबुल्लाह जितने निर्भर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हिजबुल्लाह इस पूरे परिदृश्य का हिस्सा बन चुका है, और मैं सोचता हूं कि क्या हिजबुल्लाह के कार्रवाई न करने की आलोचना अब भी ईरानी सोच को प्रभावित कर रही है। Unwillingness to act is still a factor in Iranian thought. Two other considerations. Any rational दो और बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस पूरे मामले को तर्कसंगत नजरिए से देखा जाए तो साफ साबित हो जाएगा कि हत्या को राजनीति के औजार के तौर पर इस्तेमाल करना पूरी तरह बेकार है। हमें ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। मुझे याद है, जब मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल में था तो मेरी एक क्लासमेट क्यूबा से था। उसे बे ऑफ पिग्स के हमले में पकड़े जाने के बाद एक ट्रैक्टर के बदले छुड़ाया गया था। वो मुझसे उम्र में बड़ा था, शायद 28 या 29 साल का, और मैं 20 का था। उस समय दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति ngo Dinh Diem की हत्या हुई थी। मैं बहुत भोलेपन से बहुत खुश था। मुझे लगा अब शायद दक्षिण वियतनाम में एक बेहतर शासन आएगा। शायद ये बेवकूफ़ी भरा युद्ध जिसमें हम फंसे हुए हैं अब कुछ मायने रखेगा। this stupid war we're in will make some sense. He said to me, उन्होंने मुझसे कहा, तुम ऐसा क्यों मानते हो? अगला व्यक्ति तो और भी बुरा हो सकता है। और वैसे वो उत्तराधिकारी है कौन? क्या तुम्हें पता है? तब से मैं हमेशा यही सोचता आया हूं कि हत्या एक अंधेरे में चलाया गया तीर है। इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, और खासकर ऐसे सिस्टम में नहीं जो इस्लामी गणराज्य जितना संस्थागत हो। अब आखिरी बात, फिर से बात आती है इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की। इजराइल को होर्मुज जलमर्मज्जी की जरा भी परवाह नहीं है। असल में अमेरिका और ईरान दोनों का साझा हित है कि वो रास्ता खुला रहे। इजराइल का उस हित से कोई लेना देना नहीं। ईरान और अमेरिका दोनों का वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत में साझा हित है, लेकिन इजराइल को वैश्विक अर्थव्यवस्था की कोई परवाह नहीं। Israel doesn't give a fig about the global economy. When we get past, असल में जब हम एक दूसरे को पहुंचाए गए सारे नुकसान से आगे बढ़ पाते हैं तो कुछ साझा आधार खोजने की गुंजाइश होती है, बशर्ते हमारे पास ऐसे लोग सत्ता में हों जो ऐसा कर सकें। मुझे लगता है शायद ईरान में ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैं ईरानी अधिकारियों से सुनता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि अमेरिका में ऐसे लोग हैं, खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान तो नहीं। फिर भी लंबी अवधि में मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह के समझौते की उम्मीद बनी हुई है। और यही मैं ये कहकर बात खत्म करूंगा कि चार्ल्स फ्रीमैन ने क्षेत्रीय राजनीति का मुद्दा उठाया था। खाड़ी के किसी भी देश में, चाहे सऊदी अरब हो या आखिरकार यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन या ईरान, किसी की भी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि अमेरिकी प्रभुत्व की जगह चीन, रूस या किसी और देश की निगरानी ले ले। What all of you seek in the region is strategic autonomy. आप सब जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो है क्षेत्रीय रणनीतिक स्वतंत्रता, और यही बात मुझे मेरे सवाल पर वापस ले जाती है। क्या पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का 4 देशों का गठबंधन किसी क्षेत्रीय सहयोगी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा नहीं बन सकता? ऐसा ढांचा जो शक्ति संतुलन और सहयोगी सुरक्षा व्यवस्था दोनों को स्थापित करे। मुझे लगता है ये संभव है, लेकिन इसके लिए, जैसा कि प्रोफेसर मरांदी ने कहा था, अमेरिका की तरफ से एक स्तर की समझदारी की जरूरत होगी। फिलहाल तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन शायद हम किसी तरह खोज सकें। I think that you're absolutely correct, and I think the ambassador. मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और राजदूत की बात भी पूरी तरह सही है। ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों दोनों का मूल हित यही है कि होर्मुज की खाड़ी खुली रहे। मेरा मतलब है, दुनिया के ज्यादातर लोग शायद यही चाहेंगे। एक स्थिर फारस की खाड़ी उस पूरे क्षेत्र के सभी देशों के हित में है। दरअसल कई मायनों में आज का सऊदी अरब, और मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ,
ईरान के लिए कुछ मामलों में पहले के सऊदी अरब से बेहतर है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अपनी तमाम कमियों के बावजूद वहाबियत और तकफीरी सल्फी विचारधारा से खुद को दूर कर चुके हैं। और ये बात ईरान की स्वफदोग है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी सीमाओं पर अब पहले की तुलना में कम उग्रवाद है। मेरा मानना है कि ईरान की आदर्श स्थिति ये होगी कि फारस की खाड़ी के 8 देश एक साथ बैठें और एक साझा सुरक्षा व्यवस्था तैयार करें। ईरान फारस की खाड़ी को सैन्य क्षेत्र में बदलना नहीं चाहता। उसके पास कभी बहुत बड़ी नौसेना या वायुसेना नहीं रही और उसने रक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं किया है, सिवाय ड्रोन, मिसाइलों और सुरक्षित भूमिगत ठिकानों के। लेकिन अगर आप देखें तो फारस की खाड़ी के बाकी देशों की तुलना में ईरान का सैन्य खर्च सबसे कम है। इस वक्त ईरान हर एक देश के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत कर रहा है। इनमें से कुछ बातचीत ज्यादा सफल रही है और कुछ कम। मेरा मानना है कि हमने सबने देखा है कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच जो सैन्य आदान प्रदान हुए, उनमें सऊदी अरब को निशाना नहीं बनाया गया, अमीरात को भी नहीं, कतर को भी नहीं। ध्यान केंद्रित था बहरीन और कुवैत पर और आखिरी में जॉर्डन पर। तो मुझे लगता है इसके पीछे एक वजह है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमीरात अब इस्राएली शासन के बहुत करीब आ गया है, या कहें कि उसने इसराइल के साथ अपने रिश्ते और मजबूत किए हैं। लेकिन अमीरातियों ने ईरानियों से कम जुबानी तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं है। वहीं इस्राएली पक्ष कोशिश कर रहा है कि ऐसा लगे जैसे अमीरात और इसराइल के बीच नज़दीकी बढ़ रही है, ताकि ईरान और अमीरात के बीच और दूरी पैदा की जा सके। और युद्ध के बाद अमीरात ने तनाव कम करने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए। तो हाँ, कुछ चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर फिर से युद्ध होता है और अमेरिका इस क्षेत्र में अपने ठिकानों या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है, तो हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। फिलहाल जैसी स्थिति है, और अगर चीजें इसी दिशा में आगे बढ़ती रहीं, तो मुझे लगता है कि ये देश, अगर उनमें इच्छा हो, तो ज्यादा स्वायत्तता दिखा सकते हैं। और मेरा मानना है कि इससे अपने आप ही आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, मिस्र या यहाँ तक कि तुर्की के पास ज्यादा कुछ करने की क्षमता है, क्योंकि पाकिस्तान और मिस्र बहुत गरीब हैं और फारस की खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी उतना बड़ा झटका लगा है जितना ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं। Their economies have been hit much harder than many people think. I don't think we're ever going to go back to the. मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी उस दौर में लौट पाएंगे जब संपत्ति का इतना बड़ा संचय होता था। तुर्की इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और कौन जानता है कि अगली सरकार कैसी होगी या कैसे काम करेगी। लेकिन ईरान के लिए मेरी नज़र में सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि ये 8 देश किसी तरह का ऐसा समझौता कर सकें जिससे वे फारस की खाड़ी के क्षेत्र में मौजूद अपार संपदा का लाभ उठा सकें। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, मेरा मानना है कि ईरानियों को लगता है कि हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में अनुपात से ज्यादा कीमत चुकाई है। जब इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, तो हिजबुल्लाह ने खुद ही युद्ध में हिस्सा लिया और ईरान ने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। और वो लोग, देखिए, देश छोटा है और उन्होंने बहुत कुछ झेला है। उन्होंने गजा के लोगों के समर्थन में 2.5 साल से ज्यादा तक कष्ट सहे हैं, क्योंकि जब नरसंहार शुरू हुआ तो उन्होंने सीमा पर झड़पें शुरू करके इजरायली शासन की आधी सेनाओं को वहां से हटा दिया था। उन्हें पता था कि आखिरकार शासन बदला जरूर लेगा, तो उन्होंने गजा को बचाने के लिए कष्ट सहे, ईरान की मदद के लिए सहे। और वो कोई बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है। बाकी लेबनान ने तो असल में कोई कीमत नहीं चुकाई। ये प्रतिरोध के समर्थक हैं जो ये कीमत चुका रहे हैं और उन पर हमले हुए हैं, लेबनान के अंदर से भी और सीरिया की तरफ से भी, जो अब अमेरिका के प्रभाव वाला इलाका बन चुका है।
There is a lot of sympathy for ईरान में हिजबुल्लाह के लिए काफ़ी सहानुभूति है और यही वजह है कि ईरानी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इजरायली वहां से निकलें। इसी कारण आज की स्थिति बनी है जहां उन्होंने MOU के उल्लंघन के चलते होर्मुज जलडमरूमच्छ को बंद कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ लेबनान की वजह से नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका ने अब तक ईरान की संपत्तियां जारी नहीं की हैं और उन्होंने वो प्रतिबंध भी नहीं हटाए जिनका वादा उन्होंने शुरुआत में किया था। फिर भी मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। इस बैठक से क्या निकलता है या क्या नहीं निकलता, इससे हमें साफ अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस दिशा में बढ़ रहे हैं। I'd like to pick up on one point you made, and मैं आपके कहे हुए एक बिंदु को आगे बढ़ाना चाहता हूं और उस पर जोर देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां विचारधाराएं अब पहले जैसी निर्णायक नहीं रहीं। ईरान भी अब उतना विचारधारात्मक नहीं है जितना क्रांति के शुरुआती दिनों में था। सऊदी अरब ने भी, जैसा आपने कहा, अपने पुराने धार्मिक ढांचे से दूरी बना ली है। सलफी इस्लाम अब सऊदी अरब में कम से कम आधिकारिक स्तर पर कोई बड़ा कारक नहीं रहा। और मुझे जो बात व्यापक स्तर पर बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि चीन ने हाल ही में वैश्विक व्यवस्था के लिए एक खाका जारी किया है जिसमें मार्क्सवाद लेनिनवाद का एक भी जिक्र नहीं है। वो पूरी तरह पारंपरिक चीनी सोच पर आधारित है। वो विचारधारात्मक नहीं है बल्कि व्यावहारिक है। It is not ideological, it is pragmatic. And I think this is a trend which is helpful. मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक रुझान है। अब अगर हम इन वार्ताओं के महत्व की बात करें या फिर इन वार्ताओं के नतीजों का असर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर देखें, तो असली मुद्दा है इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, यानी वो योजना जिसके जरिए इजराइल पश्चिम एशिया पर अपना दबदबा बनाना चाहता है और उसके बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करना चाहता है। जब तक ये योजना बनी रहती है तब तक ईरान या इस क्षेत्र की दूसरी नीतियों का ध्यान क्षेत्रीय मुद्दों पर ही रहेगा। और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सीरिया के शासक, चाहे उनका पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इजरायली नेताओं के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें फिर से सीरिया के साथ युद्ध करना पड़ सकता है। where they're going to have to go to war with Syria again. Israel is the problem in the region. देखिए, मेरा मतलब है इस इलाके में असली समस्या इजराइल ही है, जैसा कि ओमान के विदेश मंत्री बुसैद ने साफ तौर पर कहा था। अब ये बात सबको समझ में आ रही है और यही वजह है कि इजराइल शायद स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत का एक अप्रत्यक्ष विषय बना हुआ है, और वो भी सिर्फ लेबनान के संदर्भ में नहीं बल्कि और व्यापक रूप से। तो मुझे लगता है ये एक अहम समझ है जो लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति को चुनौती देती है, जिसमें हमने इजरायली हितों को अपने ऊपर हावी होने दिया। क्योंकि सच तो यह है कि हमें इस क्षेत्र में लगातार अस्थिरता बनाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर मरांदी को 5 मिनट में जाना है, तो मैं इसे समेटना चाहता हूँ। मुझे बहुत मन है कि राजदूत फ्रीमैन से एक आखिरी सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे लगा कि वो इस पूरी चर्चा से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दें, फिर 1 मिनट प्रोफेसर मरांदी को देंगे और वहीं पर बातचीत खत्म करेंगे। आप जब पहले बोल रहे थे तो एक बात दिलचस्प लगी। अमेरिकी सैन्य औद्योगिक ढांचे की अपनी मंशा और इस क्षेत्र में उसकी दिलचस्पी के बारे में, क्योंकि अगर आप सबका कहना है कि पश्चिम एशिया में एक साझा सुरक्षा पर आधारित संधि संगठन बनना चाहिए और सबकी उसमें रुचि भी है, तो बात सिर्फ इजराइल की नहीं है। असल में वो सैन्य औद्योगिक ढांचा है जिसके ठिकाने वहां हैं, और चाहे उनकी लागत कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, वो उन्हें बनाए रखना चाहता है। और अब जो भारी संसाधन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI में लगाए जा रहे हैं, वो दरअसल इस बात का हिस्सा है कि अर्थव्यवस्था और संसाधनों को नए सिरे से कैसे संगठित किया जा रहा है। ये सिर्फ बड़े अधिकारियों की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी है कि अर्थव्यवस्थाएं और संसाधन किस तरह से दोबारा संगठित किए जा रहे हैं।
ये सब सुरक्षा ढांचे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मेरा कहना है कि बिना किसी विचारधारा के ये पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए अमेरिका के भीतर उस साम्राज्यवादी ढांचे के अंदर इनके खिलाफ बहुत गहरा असंतोष होना जरूरी है, ताकि ट्रंप जो अगले साल के लिए $1.5 ट्रिलियन का बजट मांग रहे हैं उसे घटाया जा सके। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, पेट्रोडॉलर जैसी चीजें भी इसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है। तो मैं जानना चाहता हूं, राजदूत फ्रीमैन, क्या आप बता सकते हैं कि इस विशाल सैन्य तंत्र को पीछे खींचने को लेकर अमेरिका के भीतर क्या भावना है? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक पश्चिम एशिया के देशों को अपनी पूरी क्षमता से सहयोग और रिश्ते विकसित करने की आदि नहीं मिलेगी। देखिए, जब कुछ बातें छिपी रहती हैं और कुछ लोगों के अपने स्वार्थ जुड़े होते हैं, तो उससे एक विचारधारा बनती है, एक तरह की झूठी चेतना जो दुनिया को अपने ही हितों के नजरिए से देखती है। असल में इसको विचारधारा की परिभाषा है। जैसा मुझे याद है कि यह उन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है जो इसे अपनाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका के सैन्य औद्योगिक ढांचे की अपनी एक विचारधारा है। इसे कांग्रेस के एक बड़े हिस्से का समर्थन भी मिला हुआ है, काफी हद तक इसलिए क्योंकि कांग्रेस पर सिर्फ जायनिस्ट लॉबी का नहीं, बल्कि इस लॉबी का भी प्रभाव है। लेकिन अब अमेरिकी जनता की तरफ से इस पर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। विदेश नीति में जिसे संयम कहा जा रहा है, उस दिशा में एक बौद्धिक रुझान उभर रहा है। अभी वह पूरी तरह हावी नहीं हुआ है, लेकिन उसने नव रूढ़िवादी सैन्यवाद को अलग थलग करने में अहम भूमिका निभाई है। ईरान के साथ जो गलत कदम उठाया गया, वो इस मामले में शायद मदद ही करेगा। हम देख रहे हैं कि अब ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जो पुराने स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क में मामदानी या वॉशिंगटन डीसी में एक समान मेयर पद के उम्मीदवार, और भी कई। समस्या यह है कि हमारे यहाँ दो दलीय व्यवस्था है, जैसे कहावत है, एक जैसा दूसरा, और दोनों ही कोई असली विकल्प नहीं देते। मैं फिर से प्रोफेसर मरांदी की उस बात पर लौटता हूँ जहाँ उन्होंने ईरान में बहस की जीवंतता की सराहना की थी। काश हमारे सार्वजनिक मीडिया में भी उतनी ही जीवंत बहस होती। कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था के किनारे पर हैं, मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ, जो सैन्य औद्योगिक ढांचे के प्रभाव पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये ताकत अब भी बेहद प्रभावशाली बनी हुई है। असल में अमेरिका के रक्षा विभाग बजट या कहें युद्ध विभाग का कांग्रेस के लिए एक तरह से रोजगार कार्यक्रम की तरह खा जाता है। रक्षा क्षेत्र में खरीद और निवेश की दिशा के पीछे कोई गंभीर खतरे का विश्लेषण नहीं है। असल में बात सिर्फ नौकरियां पैदा करने की है और उस विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने की जो सैन्य दृष्टि से उपयोगी है, जबकि हम उन क्षेत्रों में खर्च घटा रहे हैं जो सैन्य रूप से प्रासंगिक नहीं है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है इसके खिलाफ अब प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। देखना होगा कि वो प्रतिक्रिया टिकती है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा अमेरिकी व्यवस्था स्थिर है। लोगों में इसके प्रति बहुत असंतोष है। हम या तो फिर से संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर लौटेंगे या फिर कुछ बिल्कुल नया बनाएंगे। तो इस पर नजर बनाए रखिए। प्रोफेसर मीनिंस, आप कौन लेफ्टमिंग? Well, I think we are in the middle of मुझे लगता है कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो बहुत अस्थिर है, एक तरह का संक्रमण काल। और जैसे हम बात कर रहे हैं, गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, वेस्ट बैंक में लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और कौन जानता है आने वाले कुछ घंटों में लेबनान में क्या होगा। तो कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में बदलाव की एक संभावना है। संयम पर बढ़ता विश्वास, जैसा कि राजदूत फ्रीमैन कह रहे थे, वो हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। हमारे क्षेत्र की असली समस्या जाहिर है इजराइल की स्थिति है और वो मौत और तबाही जो उसने सीधे तौर पर और अमेरिका के जरिए भी फैलाई है।
directly but also through the United States. If the issue of Palestine अगर फिलिस्तीन का मुद्दा हल हो जाए तो मुझे लगता है हम एक बिल्कुल अलग माहौल में रह रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। मेरा मानना है कि जायोनिज्म अब गिरावट की ओर है। मुझे ये देखकर बहुत हौसला मिलता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों में इतने सारे युवा यहूदी अब जायोनिज्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मैक्स ब्लूमेंथल को मैंने कुछ हफ्ते पहले एक शो में देखा था, जहां उन्होंने एक सर्वे का जिक्र किया। उस सर्वे में बताया गया था कि 35 साल से कम उम्र के करीब 50% अमेरिकी यहूदी मानते हैं कि यहूदी और फिलिस्तीनी दोनों को फिलिस्तीन में साथ साथ रहना चाहिए। ये एक एंटी जायोनिस्ट सोच है, चाहे इसे सीधे तौर पर कहा जाए या नहीं, लेकिन ये जायोनिज्म के खिलाफ ही है। it's expressed directly or not, that's anti-Zionist, and that is an enormous shift. ये बहुत बड़ा बदलाव है और काबिले तारीफ भी, क्योंकि अब लोग न सिर्फ अमेरिकी मुख्यधारा मीडिया के प्रचार को समझ पा रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचारित समाजों में से एक है, बल्कि अपने ही देश में चल रहे जायनिस्ट प्रचार को भी पहचान रहे हैं, जो खास तौर पर उन्हीं को निशाना बनाता है। तो हाँ, बदलाव हो रहा है, दुनिया बदल रही है और अब रुख जायनिज्म के खिलाफ जा रहा है। हम ऊंचे स्तरों पर कम से कम अभिजात वर्ग के बीच कुछ फर्क उभरते हुए देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें अभी और लंबा रास्ता तय करना है। अफसोस की बात है कि मुझे पूरा यकीन है इस सब के खत्म होने से पहले और भी ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। फिर भी मुझे लगता है कि आखिरकार यह इलाका उस दिशा में बढ़ रहा है जहां इस तरह की शासन व्यवस्था, यानी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित शासन, लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। Meaning ethno-supremacism will not exist in the long term. May I add one very short final thought? क्या मैं एक आखिरी बहुत छोटा विचार जोड़ सकता हूँ, और वो ये है कि अगर इज़राइल अपने सैन्यवाद और क्रूरता से तौबा करे और एक नया रास्ता अपनाए, जहां उसके लोगों की अपार प्रतिभा का इस्तेमाल फिलिस्तीन में अपने साथ रहने वालों और अपने पड़ोसियों, जिनमें ईरान भी शामिल है, के साथ शांति बनाने में हो, तो इसका असर ईरान और पूरे क्षेत्र में दिखाई देगा। इज़राइल ने जो अस्थिरता का खतरा इस क्षेत्र में पैदा किया है, अगर वो हट जाए तो उसके बहुत बड़े और दूरगामी असर होंगे। उन असरात का नतीजा क्या होगा, ये हर उस देश के लोगों पर निर्भर करेगा जहां वो महसूस किए जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में ईरान का राजनीतिक विकास अभी अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है, और अगर सैन्य खतरा जो वाकई मौजूद है हट जाए और इस युद्ध के नतीजे में ईरान कई मायनों में क्षेत्र की प्रमुख ताकत बन जाए, तो इसका असर खुद ईरान के भीतर भी गहरा हो सकता है। अब देखना है इसी कि वो असर आखिरकार किस रूप में सामने आते हैं। यहीं पर बात खत्म करते हैं। प्रोफेसर मरांदी और एम्बेसडर फ्रीमैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। ये बातचीत वाकई बहुत उपयोगी रही। बहुत शुक्रिया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। Thank you so much. Appreciate it. Remens member, the ski quizzes meni. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं और ज्योतिष्मान हमने मिलकर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पिछले 2 सालों से हम वामपंथी और प्रगतिशील विचारों के लिए कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू किए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अब तक पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक आर्काइव तैयार करें, तो मेरे 2 छोटे अनुरोध हैं। पहला, अगर संभव हो तो इस काम के लिए दान देने पर जरूर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आखिर में सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। Don't forget to hit the subscribe button.